तब 8 अगस्त 1953 को सदर रियासत करण सिंह ने जब शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पोस्ट से हटाया, तब गुलाम मोहम्मद को उस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया और शेख अब्दुल्ला को और उनके सारे सपोर्टर्स को जेल भेज दिया। एक सीन में जरा सी ओवर एक्टिंग या लाउड एक्सप्रेशन एंड लूज डायलॉग्स फिल्म के नैरेटिव को ही जोक बना देते। वो नारा था, हम उसको जग जग मोमो हन हन बना देंगे, आसान भाषा में उसको पीस पीस कर देंगे। इस मूवी में ये दो कैरेक्टर्स एक केस स्टडी के रूप में यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और राइटर्स को एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहिए कि देखो ऐसी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बनाई जाती है। आर्टिकल 370, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो संविधान। ये भारत के करंट पॉलिटिकल हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसे सब ने अपने अपने हिसाब से सबको पढ़ाया है। आर्टिकल 370 मूवी इसी चैप्टर पर बेस्ड है। आज हम इस मूवी के माध्यम से उस नैरेटिव को समझेंगे जिसे पिछले 75 साल से पाला और पोसा गया। आर्टिकल 370 फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद दूसरी बड़ी फिल्म है जो कश्मीर मुद्दे पर बनी है। जहां द कश्मीर फाइल्स में कश्मीर की रूट प्रॉब्लम को दिखाया गया है, वहीं आर्टिकल 370 में कश्मीर की वन ऑफ द रूट प्रॉब्लम को खत्म करने की कहानी है। ये शायद ऑडियंस के लिए दुर्भाग्य ही होगा जो वो ये मूवी मिस कर दे। मगर कुछ सवाल मन में जरूर आते हैं। क्या आर्टिकल 370 इज एन एक्सटेंशन टू द कश्मीर फाइल्स? वॉर ऑफ नैरेटिव्स में ये फिल्म क्या वाकई एक स्टेपिंग स्टोन है या फिर से वही प्रोपेगेंडा? डुप्लिसिटी बोले तो कपट, हिपोक्रेसी बोले तो दोगलापंती और मीडियोक्रिटी बोले तो सस्तापन, ये तीनों टर्म्स हमेशा से बीफवुड की फिल्म्स के अभिन्न अंग रहे हैं। और क्या इस फिल्म आर्टिकल 370 से तीनों टर्म्स का कुछ लेना देना है? जानते हैं आज आर्टिकल 370 मूवी से जुड़ी हर बात इस एनालिसिस में, और ये भी कि क्यों कुछ को, खासकर हमारे लिबरल्स को, ये फिल्म फिर से एक प्रोपेगेंडा फिल्म ही लग रही है। द ग्रैंड मेल्टडाउन। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। ये टेम्पररी प्रोविजन है, सब स्वीकार करते हैं। टेम्पररी शब्द 70 साल तक चल सकता है कि 370 चिंता मत करो, घिसते घिसते घिस जाएगी, मगर 370 को इतने जतन से संभाल कर रखा, 70 साल हुए घिसी नहीं। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। आर्टिकल 370 फिल्म शुरू होती है उस प्रोलॉग से जिसमें रियासत कश्मीर की ब्रीफ हिस्ट्री बताई जाती है। कैसे कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत के पक्ष में आए थे और कैसे नेहरू का शेख अब्दुल्ला प्रेम इस पूरे यूनिफिकेशन में डिले का काम कर रहा था। फिल्म का सीधे इस हिस्ट्री से शुरू होना इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है, क्योंकि आज भी इस हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा पर्दा डाला गया है। और यहीं आता है हमारे वीडियो का पहला पॉइंट, डुप्लिसिटी। जम्मू एंड कश्मीर रियासत का ओल्ड मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको आज का जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो दिखेंगे ही, मगर पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके भी दिखेगा, जिसके दो हिस्से हैं। एक है गिलगिट और बल्टिस्तान और दूसरा है आजाद कश्मीर, जो कि एक्चुअली जम्मू का ही पार्ट है। और एक हिस्सा जो लद्दाख का है वो है अब अक्साई चिन, जो कि चाइना के कब्जे में है सिंस 1962 वॉर। फिल्म के प्रोलॉग में इस हिस्ट्री के बारे में बात करना, और वो भी इतनी क्लियरिटी के साथ, मानना पड़ेगा कपट की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। इस फिल्म में काफी समय बाद भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को नॉन सेंसिकल दिखाया है। अनलाइक जैसे पठान और टाइगर सीरीज में हमेशा इन्हीं ऑफिशियल्स को सुपर ह्यूमन दिखाकर और जबरदस्ती का लव एंगल दिखाकर पूरे सब्जेक्ट की सीरियसनेस का मजाक उड़ा दिया जाता था। इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स ग्राउंड पर सीआरपीएफ के साथ कैसे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं वो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, दैट टू विदाउट एनी एजेंडा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोले तो एनआईए, इसका रोल क्या रहा है कश्मीर में और कैसे एनआईए ही दिल्ली और श्रीनगर की कड़ी
बनी थी, जिसने ना ही सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशंस लाइक इनकाउंटर और बुरहान वानी को एग्जीक्यूट किया, बल्कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बुरहान वानी, जिसे हमारे देश की मीडिया एक गरीब स्कूल हेडमास्टर का बेटा बताकर खूब इमोशनल ड्रामा की थी, उसे और उसके इनकाउंटर को इस फिल्म में अंडरलाइन करके दिखाया गया है। अगेन डुप्लिसिटी को खत्म कर दिया। कितनी ही बीप फुट की फिल्म्स आई जिसमें हमेशा आतंकियों का नैरेटिव बड़े सटल रूप से और इमोशनली रैप करके दिखाया जाता था, मगर आर्टिकल 370 फिल्म में ऐसे किसी भी दोहरे नैरेटिव को जन्म दिया ही नहीं। मोहन अगाशिस जगमोहन, जो 1990 से 1991 में कश्मीर के गवर्नर दोबारा बनाए गए थे, उनको इस फिल्म में दिखाना वाज द रियल ट्रिब्यूट टू दैट पर्सन जिसको अभी तक हिस्ट्री में गलत ही पोर्ट्रे किया है। एक नैरेटिव हमेशा से चलाया गया है कि जगमोहन ही था जिसने इस समय कश्मीरी हिंदुओं को एक्सोडस हो जाने दिया। अब आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उस समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का एक नारा था जो टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरी कश्मीर वैली में फैलाया गया था। वो नारा था, हम उसको जग जग मोमो हन हन बना देंगे, आसान भाषा में उसको पीस पीस कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जगमोहन ही वो कड़ी थे जिसने श्रीनगर और दिल्ली को आपस में जोड़े रखा था, और एक बार ये कड़ी टूटती तो दिल्ली से कम्युनिकेशन बंद। जगमोहन ने ही माता वैष्णो देवी धाम के लिए एक बोर्ड की व्यवस्था की थी जिसके तहत आने वाले श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी से लेकर उनके दर्शन करने तक का सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड हुआ था। आर्टिकल 370 फिल्म में जगमोहन का रोल दिखाना उनको सही मायने में एक ट्रिब्यूट से कम नहीं है। गुपकार गैंग, बोले तो अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती फैमिली, 1947 के बाद से लेकर 5 अगस्त 2019 तक कश्मीर की हर पॉलिसी, हर बड़ा डिसीजन बिना इन दो फैमिलीज के अप्रूवल के कभी हुआ ही नहीं। स्टेट लेवल हो या पंचायत लेवल हो, सब तरफ इनका ही राज। और यही बात आर्टिकल 370 मूवी में कई इंस्टेंसेस पर बोल्ड तरीके से दिखाई गई है। कहानी हालांकि रिसेंट इवेंट्स की है, तो इसलिए कैरेक्टर्स के रियल लाइफ नेम यूज नहीं किए गए, मगर डायलॉग्स लाइक इस देश के प्रधानमंत्री अगर 100 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तब भी वो आर्टिकल 370 को छू नहीं सकते, ऐसे और भी कई सारे इवेंट्स और ऐसे डायलॉग्स जो एक्चुअली में हुए हैं उनको इस फिल्म में दिखाना, ये और बाकी के सारे इवेंट्स हूबहू वैसे ही हैं जैसे हुए थे। बस कुछ स्टोरी लाइंस में क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं, स्पेशली कुछ इवेंट्स के ओवरलैपिंग में। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर तो आप सभी को याद होगी, मगर इस इवेंट को फिल्म में एक दूसरे कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करके दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, अगर आपको पूरी कहानी 2 घंटा 30 मिनट में लोगों तक पहुंचानी है तो आपको ऐसी क्रिएटिव लिबर्टीज लेनी पड़ती हैं। एज ए इवेंट हुआ तो था, बस आदमी वो नहीं था, मगर जो संदेश देना था वो तो यही है। मगर इन सब घटनाओं को दिखाने में कहीं ना कहीं ये डर जरूर रह जाता है कि कहीं ये सीन्स मीडियोकर ना लगे। सीधी बात कभी कभी सीधे सीधे नहीं कही जाती है, स्पेशली वो मूवीज जिनमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स जुड़ी हुई होती है। एक सीन में जरा सी ओवर एक्टिंग या लाउड एक्सप्रेशन एंड लूज डायलॉग्स फिल्म के नैरेटिव को ही जोक बना देते हैं। और यहाँ आता है दूसरा पॉइंट, मीडियोक्रिटी। Article 370 is the best example of a proper female lead movie. Right casting for the right roles. 2 फीमेल लीड्स के कंधों पर ये पूरी फिल्म है। यामी गौतम एज एन IB ऑफिसर, लेटर एज NIA ऑफिसर, और प्रियामणि एज सेक्रेटरीट इन PMO। दोनों ही रोल्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी हद तक रियल लाइफ कैरेक्टर्स को रिजेंबल करते हैं। यामी गौतम का नाम होता है जूनी हक्सर। जूनी हक्सर का एक पास्ट भी होता है, एज वो इस फिल्म में कश्मीरी हिंदू भी हैं। 1990-91 के कश्मीरी हिंदू एक्सोडस की यादें इस कैरेक्टर में पूरी फिल्म में बैकड्रॉप में रहती हैं, जो शायद इस बात को जस्टिफाई करता है कि ये जेनोसाइड भले ही 30 साल पहले हुआ था, मगर इसका ट्रॉमा आज भी कश्मीरी हिंदुओं में मौजूद है। इस कैरेक्टर में मेंटल टफनेस और पैरेलली ही इमोशनल ब्रेकडाउन होना कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है। वहीं प्रियामणि एज राजेश्वरी टोटली डिसिप्लिन येट अ ट्रू टास्क मास्टर वाला रोल है। कहीं ना कहीं उन सभी मूवीज के लिए ये एक सीख है जहां फीमेल लीड्स सिर्फ नाम की होती हैं और सारा फोकस सिर्फ लव एंगल्स, इमोशनल स्यापा और बेवजह की फेमिनाजी एजेंडास पे होता है। इस मूवी में ये 2 कैरेक्टर्स
एक केस स्टडी के रूप में यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और राइटर्स को एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहिए कि देखो ऐसी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बनाई जाती हैं। अरुण गोविल एज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड किरण करमारकर एज मोटा भाई पूरी मूवी के हाइलाइट्स हैं। बिकॉज राइट कास्टिंग फॉर राइट रोल का ये बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग में। ट्रूली अमेजिंग। वैसे कैरेक्टर रोल्स इस पूरी फिल्म में एक्सीलेंट हैं। फिर भले ही आपको इस रोल से अब्दुल्ला याद आ जाए या इस रोल से महबूबा और महबूबा। पॉलिटिकल हिस्ट्री की मूवीज में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जिन फेमस कैरेक्टर्स पर आप जिन भी एक्टर्स को लेते हो उन पर उस रियल कैरेक्टर को इनैक्ट करने में मिमिक्री होने का सबसे ज्यादा डर होता है। लाइक मैं अटल हूं में और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में हम लीड एक्टर्स को ऐसी मीडियोकर एक्टिंग्स में देख ही चुके हैं। बट मूवी जिस पर्पस के लिए बनाई गई है क्या उसमें कोई घालमेल हुआ है? क्योंकि अक्सर बीफ फूड की फिल्में ट्रेलर में कुछ और होती हैं और फिल्म में कुछ और हो जाती हैं, जिसे हम हिपोक्रेसी कहते हैं। आर्टिकल 370 फिल्म में आपको आर्टिकल 370 के बारे में तो पता चलता ही है, मगर उससे ज्यादा यह भी पता चलता है कि कैसे इस टेम्पररी आर्टिकल को अजर अमर किया गया था। आर्टिकल 370 ओरिजिनली आर्टिकल 306 ए के नाम से पहले ड्राफ्ट हुआ था। 1950 के बाद यह नंबर 306 ए से 370 हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ पूरे देश में जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई हुआ था वहीं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर हुआ था, जिसके तहत उस समय कुल 235 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर इनवैलिड बोले तो इन एप्लीकेबल हो गए थे। सिर्फ 9 आर्टिकल्स एप्लीकेबल थे और वो भी सिर्फ आंशिक रूप से, और 29 आर्टिकल्स मिले जुले रूप में एप्लीकेबल। मगर 1952 में सेकंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है जिसे मूवी में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोला गया है, क्योंकि इसी 1952 ऑर्डर में आर्टिकल 370 पूरी तरह से अमेंड हो जाता है, जिसके तहत महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर स्टेट के प्रधानमंत्री हो जाते हैं और महाराजा ऑफ कश्मीर बिकम सदर ऑफ रियासत लाइक प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर। और एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान शुरू हो जाता है। मगर कहानी में 1954 एक टर्निंग पॉइंट ईयर बनता है, क्योंकि जब 1952 में जब राजशाही खत्म होती है उससे पहले से ही शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जम्मू प्रजा परिषद का भी जन्म होता है। 1949 से ही जम्मू प्रजा परिषद और नेशनल कॉन्फ्रेंस में टकराव होना शुरू हो जाते हैं और तब जम्मू प्रजा परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन शुरू किया, जिसे लद्दाख के बुद्धिस्ट और बाकी हिंदू पार्टीज का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। ऐसे में शेख अब्दुल्ला ने तैश में आकर यह बयान देने शुरू कर दिए कि आखिर कश्मीर रियासत को भारत से मिलकर मिला ही क्या। ऐसे और भी कई भड़काऊ बयानों के कारण शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नेहरू में मतभेद पैदा शुरू होने लग गए। तब 8 अगस्त 1953 को सदर रियासत करण सिंह ने जब शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पोस्ट से हटाया, तब गुलाम मोहम्मद को उस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया और शेख अब्दुल्ला को और उनके सारे सपोर्टर्स को जेल भेज दिया। तब ऐसे माहौल में आर्टिकल 370 में एक क्लॉज ऐड होता है जिसके तहत जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलेंगी, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 370। अब जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब पता नहीं है उनको आसान भाषा में बताता हूँ। 1947 के बाद जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था तब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसका काम था कानून बनाना और उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाना। सिंस 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ जब पूरे देश में कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म हो गया था। एज अब लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो विधानसभा फॉर एवरी स्टेट एंड सेंटर में पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा और राज्यसभा इलेक्ट होकर आ चुके थे। आर्टिकल 370 को हटाने का पावर असल में अब कश्मीर की विधानसभा के पास आ चुका था। और नोट करने वाली बात यह भी है कि इसी 1954 के साल के संशोधन में आर्टिकल 35A को भी जोड़ा गया था जिसके तहत कश्मीर की नागरिकता डिसाइड करी गई थी। एज जो भी नागरिक 1954 से 10 साल पहले तक बोले तो 1944 से पहले से कश्मीर में रह रहा होगा
वो ही कश्मीर का नागरिक कहलाया जाएगा। बट इसी क्रोनोलॉजी में जब 1958 आता है, तब यही क्लॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर वाला क्लॉज, इसे थर्ड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में से ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाता है और इसका हर ट्रेस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट आर्काइव्स को छोड़कर सब तरफ से मिटा दिया जाता है। बट 1965 को एक और ऐतिहासिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के सदर रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनते हैं और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के सीएम। बट अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये संशोधन कैसे हो गया। ये संशोधन हुआ आर्टिकल 367 के कारण। एज आर्टिकल 367 गिव्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बोले तो कोई भी नया कानून या संशोधन करने का ताकत। 1954 के इस क्लॉज और आर्टिकल 367 के प्रेसिडेंट के पावर्स का कॉम्बिनेशन, इसको यूज करके राज्यसभा और लोकसभा को टेम्पररी कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया और 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली मोदी सरकार डिसॉल्व कर चुकी थी। और जब महबूबा और अब्दुल्ला फैक्शंस जब आपस में समझौता करके गवर्नर को फैक्स करने वाले थे अपनी मेजॉरिटी का नंबर जोड़कर, तब फैक्स मशीन का डिले की वजह से मोदी सरकार ने ही जम्मू कश्मीर में फिर प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया और जम्मू कश्मीर की असेंबली की सारी पावर्स प्रेसिडेंट को और आर्टिकल 367 के माध्यम से और 1954 के क्लॉज के कॉम्बिनेशन से राज्यसभा और लोकसभा को ये पावर ट्रांसफर हो जाती है। तभी ये आर्टिकल 370 पार्लियामेंट के थ्रू एब्रोगेट हो पाता है। मैंने ये बातें आपको इतनी डिटेल में इसलिए बताई हैं ताकि जो लोग अभी तक फिल्म नहीं देखे हैं या जो लोग फिल्म देख चुके हैं उनको भी ये सारी बातें, इनका पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझ आ सके। इंडीड इस बड़ी हिपोक्रेसी जिसमें कभी कानून में पावर होती है, कभी उसे छुपाकर उसको हटाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है, ये सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण कश्मीर में हमेशा अशांति रही। कभी नागरिकता के नाम पर, कभी चाइल्ड मैरिजेस के नाम पर, महिलाओं के साथ भेदभाव, प्रॉपर्टी इश्यूज और ना जाने कितने ही ऐसे इश्यूज थे जिनकी जड़ में था आर्टिकल 370। और इवन करप्शन का सबसे बड़ा ढाल, शील्ड, यही आर्टिकल 370 था जिसके तहत रोशनी एक्ट वाले केस में घोटाला और जम्मू कश्मीर सरकारी बैंक्स में स्कैम्स। आर्टिकल 370 मूवी में सारी बातें रखी गई हैं और सचमुच ऐसी फिल्मों को ऑडियंस का सपोर्ट मिलना ही चाहिए। हैज बीफ वुड के कीचड़ में ऐसे कमल कभी कभार ही खिलते हैं। और अब चलते पिछले कुछ समय से मैं रेगुलरली नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए आप सभी से सबसे पहले सॉरी शक्तिमान। कुछ निजी एवं सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो चुका था। सही समय आने पर आप सभी से मैं सब बातें शेयर करूँगा। अभी के लिए बस यही कहूँगा कि वीडियोस का सिलसिला अब रेगुलर हो गया है, बस आप लोग यूं ही साथ बनाए रखिए। अगर आप भी बीफवुड नई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।